नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। आज इस बुलेटिन में बात होगी राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के रुख की, कर्नाटक बीजेपी में लगी इस्तीफों की झड़ी की, बात करेंगे अडानी ग्रुप को अब लगे जोरदार झटके की, प्रियंका गांधी की चुनावी हुंकार की और जानेंगे क्या सचिन पायलट पर गिरेगी गाज। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी मुश्किलों में फंसी बीबीसी इंडिया की। इसके साथ ही और भी कई खबरों से आपको कराएंगे रूबरू, लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रोजगार मेले में पीएम मोदी के नियुक्ति पत्र बांटने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा निशाना। ट्वीट करके लिखा, मोदी जी फिर रोजगार के नाम पर भर्ती पत्र बांट रहे हैं, टू लिटिल टू लेट। कर्नाटक में 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। कोर्ट ने कहा, आरक्षण पर कर्नाटक बीजेपी सरकार का फैसला प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण। एनसीपी नेता अजित पवार के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर लगा विराम। संजय राउत बोले, उनका भविष्य एनसीपी के साथ उज्जवल, वो बीजेपी के नहीं बनेंगे गुलाम। मामूली तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 38 अंकों की उछाल के साथ 60,431 पर हुआ बंद। निफ्टी 16 अंकों की तेजी के साथ 17,828 पर हुआ बंद। ये तो थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सर ने मामले में राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई हुई। पिछले महीने 23 मार्च को गुजरात की सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल ने 3 अप्रैल को सत्र अदालत में अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सूरत कोर्ट में आज मोदी सरनेम वाले मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रोबिन मोगेरा की कोर्ट में फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट 20 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगा। अगर कोर्ट राहुल गांधी को बरी कर देता है या उनकी सजा को कम करता है तो राहुल गांधी की सदस्यता भी बहाल हो जाएगी और उन्हें घर खाली करने का जो नोटिस दिया गया था वो भी वापस लिया जा सकता है। ऐसे में अब इंतजार 20 अप्रैल का है। आज हुई सुनवाई में राहुल गांधी के वकील RS चीमा ने कहा कि राहुल के भाषण की जांच करनी होगी और ये भी देखना चाहिए कि शिकायतकर्ता पीड़ित व्यक्ति है या नहीं। कानून ऐसे मामले में पीड़ित व्यक्ति को ही शिकायत का मौका देता है। चीमा ने कहा कि राहुल को CJM कोर्ट ने 11:51 पर दोषी करार दिया और मात्र आधे घंटे में सजा सुना दी। ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को ढीठ कहा। हमें इन शब्दों को बोलने में भी हैरानी हो रही है। कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजा सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट की पूर्व टिप्पणियों का भी ध्यान नहीं रखा। न्यायालय को इस बात पर विचार करना है क्या दोषी को अपूर्णीय क्षति होगी। राहुल गांधी ने 2019 में केरल की वायनाड सीट से 4,31,070 वोट के मार्जिन से जीत हासिल की थी, लेकिन अब उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। चीमा ने राहुल की सजा पर स्टे देने की मांग की है। चीमा की दलीलों के बाद पूर्णेश मोदी के वकील हर्षित टोलिया ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को सजा की वजह से संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें तो पूरी हो चुकी हैं। अब इंतजार फैसले का है जो 20 अप्रैल को आएगा। इस केस पर देश ही नहीं दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं। सुनवाई कर रहे न्यायाधीश रोबिन मोगेरा का नाम भी चर्चाओं में आ गया है। रोबिन पॉल मोगेरा का 28 दिसंबर 2017 को जिला जज के लिए चयन किया गया था। इससे पहले वो गुजरात के नामी और काबिल वकील थे। उनके क्लाइंट में अमित शाह जैसे हाई प्रोफाइल नाम शुमार थे। उन्होंने 2006 में CBI कोर्ट में अमित शाह का मुकदमा लड़ा था। क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता होगी बहाल या लंबी चलेगी कानूनी लड़ाई, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कर्नाटक की सियासी लड़ाई में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ रही है। कर्नाटक में चुनाव से पहले बीजेपी के टिकट बंटवारे से घमासान मच गया है। बुधवार देर रात बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें कुल 23 नामों का ऐलान किया गया, जिसके बाद बीजेपी में इस्तीफों की बारिश शुरू हो गई है, जिसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कर्नाटक में अपनी सत्ता बचाने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन राज्य के हालात उसके पक्ष में नहीं हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर कल बीजेपी ने 23 उम्मीदवारों को लेकर अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसके बाद बीजेपी के मौजूदा विधायकों में पार्टी को लेकर नाराजगी बढ़ गई है। इससे पहले बीजेपी ने 189 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी, यानी बीजेपी ने कुल 224 सीटों में से 212 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन इन नामों की घोषणा बीजेपी के लिए सिरदर्द साबित हो रही है। मुदीगिरी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी विधायक MP कुमारस्वामी ने टिकट कटने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया। विधायक MP कुमारस्वामी ने अपने टिकट काटे जाने का ठीकरा राष्ट्रीय महासचिव CT रवि पर फोड़ा है। पार्टी ने MP कुमारस्वामी की जगह दीपक डोडिया को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी में लगातार हो रहे इस्तीफों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए लिखा है, देखा आपने जो कहा था वही हुआ।
कर्नाटक बीजेपी में भगदड़, इस्तीफों की बारिश। लक्ष्मण सावदी, एक्स डिप्टी सीएम, डीपी नारिबोल, एक्स एमएलए एमपी कुमारस्वामी, एमएलए रामपाल लामानी, एमएलए गुलिहट्टी शेखर, एमएलए शंकर आर, एमएलसी एस अंगारा, मंत्री डॉक्टर विश्वनाथ येदुरप्पा के करीबी। जहां राज्य भर में बीजेपी नेताओं व कार्यकर्ताओं का सामूहिक इस्तीफा जारी। नोट, ट्वीट लिखने तक इतने नेताओं के बीजेपी छोड़ने की जानकारी है। ये लिस्ट समय के साथ बढ़ती जा रही है, अपडेट करते रहेंगे। कांग्रेस के इस ट्वीट से साफ है कि आने वाले दिनों में बीजेपी में अभी और इस्तीफे हो सकते हैं। तो वहीं राज्य में कांग्रेस लगातार मजबूत हो रही है। आपको बता दें कि आज से कर्नाटक में नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो 20 अप्रैल तक जारी रहेगी। नामांकन की जांच 21 अप्रैल को की जाएगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 24 अप्रैल है। कर्नाटक में 10 मई को मतदान है और 13 मई को नतीजे घोषित होंगे। कर्नाटक में लग रहे झटकों से बीजेपी बेदम नजर आ रही है। फाइनेंशियल टाइम्स के सामने गौतम अडानी भी बेदम साबित हुए। फाइनेंशियल टाइम्स अडानी ग्रुप पर अपनी रिपोर्ट को लेकर पूरी तरह से अडिग नजर आ रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी रिपोर्ट से पीछे नहीं हटेगा। तो वहीं राहुल गांधी ने भी एक बार फिर मोदी सरकार को घेर लिया है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। विदेशी मीडिया फाइनेंशियल टाइम्स ने गौतम अडानी ग्रुप से जुड़ी रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट से हटाने से इनकार कर दिया है। इस रिपोर्ट में ग्रुप पर ऑफ शेयर फंडिंग के आरोप लगे थे। हालांकि अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट को गलत और झूठा करार दिया है। इसके साथ ही समूह ने रिपोर्ट को फाइनेंशियल टाइम्स की वेबसाइट से हटाने की भी मांग की है। अब मीडिया हाउस ने इस मांग को खारिज कर दिया है। मीडिया हाउस के प्रवक्ता ने बताया कि रिपोर्ट सटीक थी और सावधानी पूर्वक तैयार की गई थी। हम अपनी रिपोर्ट पर कायम हैं। इससे पहले सोमवार को अडानी ग्रुप ने मीडिया हाउस के संपादक को कड़े शब्दों में पत्र लिखकर रिपोर्ट हटाने की मांग की थी। अडानी ग्रुप ने कहा कि लेख की वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है और ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। इस बीच राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर एक बार फिर मोदी सरकार पर धावा बोला है। राहुल ने ट्वीट करते हुए लिखा है, गरीब वर्ग की आमदनी 50% घटी, मिडिल क्लास की 10% तक गिरी, अमीर वर्ग की 40% बढ़ी। चाहे जनता को महंगाई बेरोजगारी कितना भी तड़पाए, सूट बूट की सरकार का एक ही टारगेट, मित्रों की तिजोरी भरती जाए। राहुल गांधी लगातार संसद से सड़क तक अडानी के मुद्दे पर सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। आपको बता दें कि फाइनेंशियल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि हाल के वर्षों में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का लगभग आधा हिस्सा गौतम अडानी परिवार से जुड़ी ऑफशोर संस्थाओं से आया है। अडानी से जुड़ी कंपनियों ने 2017 और 2022 के बीच समूह में कम से कम 2.6 बिलियन का निवेश किया। इसमें ज्यादातर ग्रुप से जुड़ी शेल कंपनियों से आया है। अडानी को लेकर राहुल गांधी के सवालों और दावों पर अब फाइनेंशियल टाइम्स ने भी मोहर लगा दी है। अडानी ग्रुप को फिलहाल कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है, तो प्रियंका गांधी भी बीजेपी को कोई राहत देती नजर नहीं आ रही हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर थी। बस्तर में प्रियंका गांधी ने आदिवासी समुदायों के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। तो इसी दौरान उन्होंने बीजेपी पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा। तो क्या कहा प्रियंका गांधी ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। प्रियंका गांधी पहली बार बस्तर पहुंची थी। जगदलपुर की अधिकांश आबादी आदिवासी समुदाय की है और प्रियंका ने उनके बीच आदिवासी संस्कृति को सबसे बेहतर संस्कृति बताते हुए कहा कि मेरी दादी इंदिरा गांधी कहती थी कि सबसे बढ़िया संस्कृति आदिवासी संस्कृति है। वे इसीलिए आदर करती थी कि आप लोग प्रकृति का सम्मान करते हैं, प्रकृति का आदर करते हैं और आप अपना रोजगार करते हैं। प्रियंका ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ ने 15 साल बीजेपी का शासन देखा। आपने उन पर भी भरोसा किया था, लेकिन वह भरोसा उन लोगों ने रखा नहीं। खूब भ्रष्टाचार चला, आपकी जमीन छीनी गई, विरोध करने पर गिरफ्तार किया गया, आपको सरकार पर निर्भर बना दिया गया, आत्मनिर्भर नहीं बनाया गया। बीजेपी की सरकार ने आपका विश्वास तोड़ा है, आपकी अनदेखी की है। गौ माता आवारा घूम रही थी। मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं से बहुत नुकसान हुआ है। छत्तीसगढ़ में गौ माता और जनता दोनों ही खुश हैं। प्रियंका ने कहा कि स्वयं सहायता की बहनों पर भारी कर्ज था। 3000 स्कूल बंद हो चुके थे। कांग्रेस ने आपका गौरव वापस लौटाया है। आदिवासी पर्वों के लिए हर पंचायत में सरकार पैसा भेजेगी। आपके हाथों को हर तरह से मजबूत करने की कोशिश रही है। आपसे जमीन छीनी नहीं गई, लौटाई गई है। 5 लाख लोगों को वनाधिकार के पट्टे मिले। सबसे पहले यह काम इंदिरा गांधी ने किया था। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि आपके सामने 2 मिसाल हैं। एक सरकार आपके लिए दिन रात काम करती है, दूसरी मिसाल ऐसी सरकार का जिसने आपकी संपत्ति छीनने का काम किया। सच्चाई आपके सामने है, आपको पहचानना है कि आपका भरोसा किस पर है। प्रियंका गांधी की इस हुंकार ने बीजेपी को चिंता में डाल दिया है। चिंता तो नीतीश कुमार ने भी बीजेपी की बढ़ा रखी है। दिल्ली दौरे पर आए सीएम नीतीश कुमार तमाम विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने के लिए जी जान से जुटे हैं। आज भी विपक्षी एकजुटता के लिए उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की है।
मिशन 2024 के लिए विपक्ष को एक मंच पर लाने के लिए सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। आज अपने दौरे के तीसरे दिन नीतीश ने सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी और सीपीआई महासचिव डी राजा से मुलाकात की। इस दौरान नीतीश के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बीजेपी कहती रहती है कि पीएम पद की वैकेंसी नहीं है, लेकिन हम लोग वैकेंसी क्रिएट करके चुन के दिखाएंगे। सीएम नीतीश से मुलाकात के बाद सीताराम येचुरी ने ट्वीट करके लिखा, जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भारतीय गणतंत्र, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक दलों को एकजुट करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा की। भाजपा और मोदी सरकार इसे कमजोर कर रही है। हम भारत और लोगों की आजीविका बचाने के लिए भाजपा को हराएं। विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात के बाद आज सीएम नीतीश दिल्ली से पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। इससे पहले सीताराम येचुरी और डी राजा से मुलाकात के दौरान बिहार महागठबंधन के सहयोगी जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर गहन चर्चा हुई। इस मौके पर जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह, केसी त्यागी, बिहार के संसदीय मंत्री विजय चौधरी, संजय झा समेत कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, मिशन 2024 के तहत विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए बुधवार को नीतीश कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। इस दौरान उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। खबरों की माने तो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार कई और दिग्गज नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। नीतीश की इस कवायद ने बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। मिशन 2024 में जुटे नीतीश कुमार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। चुनौती तो सचिन पायलट भी कांग्रेस के सामने पेश कर रहे हैं। राजस्थान में अपनी ही सरकार के खिलाफ अनशन करने वाले सचिन पायलट को लेकर आला कमान अब तक कोई फैसला नहीं ले पाया है, लेकिन सचिन और गहलोत की पुरानी फाइलें खोली जा रही हैं। तो अब क्या सचिन पायलट पर होगी कार्रवाई? देखते हैं ये रिपोर्ट। सचिन पायलट का क्या होगा? क्या कांग्रेस पायलट पर सख्त एक्शन लेगी या फिर पायलट ने जो सवाल उठाए उन सवालों का जवाब ढूंढेगा कांग्रेस आला कमान? गहलोत और पायलट के बीच सुलह का फार्मूला आएगा सामने या फिर पायलट को कर दिया जाएगा किनारे? कांग्रेस के अंदर राजस्थान को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। 11 अप्रैल को सचिन पायलट ने वसुंधरा राजे की सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर 5 घंटे का अनशन किया था, लेकिन कांग्रेस ने इसे अनुशासनहीनता माना है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने संकेत दिए थे कि पायलट के खिलाफ एक्शन हो सकता है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष को नहीं सौंपी है। लेकिन हाईकमान से जल्दबाजी के कोई संकेत नहीं मिले हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में राजस्थान मामले को लेकर चर्चा की, लेकिन कोई फैसला नहीं लिया गया। 3 दिन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली से बाहर रहेंगे। ऐसे में इस पर जल्द कोई फैसला नहीं होगा। चुनावी साल होने की वजह से कांग्रेस नेतृत्व सचेत है। पार्टी गहलोत और सचिन के बीच चल रहे विवाद का हल तलाश रही है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी एक्टिव किया गया है। उनके गहलोत और पायलट दोनों से ही अच्छे संबंध हैं। कमलनाथ ने पायलट के अनशन के दूसरे दिन सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की थी। और बुलेटिन के आखिर में बात मुश्किलों में फंसी बीबीसी इंडिया की। भारत में बीबीसी की परेशानी कम होती नजर नहीं आ रही है। आयकर सर्वे के साथ ही उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है। विपक्ष दावा कर रहा है कि पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर उसे निशाना बनाया जा रहा है और अब तो बीबीसी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। तो किस मामले में बीबीसी पर मुकदमा हुआ दर्ज? देखते हैं ये रिपोर्ट। जनवरी में बीबीसी पर गोधरा मामले को लेकर डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की गई। 2 पार्ट में बनी इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होते ही भारत में इसे बैन कर दिया गया था और अगले ही महीने दिल्ली और मुंबई में बीबीसी के ऑफिस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापा मार दिया। आईटी डिपार्टमेंट की ओर से इसे सर्वे कहा गया था। 3 दिन तक बीबीसी ऑफिस में तलाशी का काम चला। बाद में विभाग ने कहा कि सर्वे में कई गड़बड़ियां मिली हैं। आईटी डिपार्टमेंट ने इस मामले पर आधिकारिक बयान देते हुए कहा था कि वो एफडीआई उल्लंघन के एक मामले में बीबीसी की जांच करेंगे। इसी सिलसिले में आज ईडी ने बीबीसी पर विदेशी मुद्रा उल्लंघन कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कहा जा रहा है कि ईडी ने फेमा के तहत कंपनी के कुछ अधिकारियों को संस्थान से जुड़े दस्तावेज और बयान दर्ज कराने को भी कहा है। ईडी ने बताया है कि विदेशी मुद्रा की फंडिंग में अनियमितता के चलते बीबीसी के खिलाफ फेमा के तहत मामला दर्ज कराया गया था। ईडी की ओर से सफाई देते हुए कहा है कि पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से इस मुकदमे का कुछ भी लेना देना नहीं है। सबूत होने पर ही ईडी ने आज बीबीसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।